फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 लेक्चर हो गए हैं हमारे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्टली साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, देन लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और इसी की बेसिक्स पर आप लोग आज क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस ऑफ टी रेशियो फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्लियर? वो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर एंड कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। यही हमारे सबसे लास्ट लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट बात थी, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शंस एंड कोस फंक्शंस। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन को सेंटर दिया और 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 यूनिट का आर कोई भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट 1 यूनिट का सर्कल आपको सबसे सुटेबल रहेगा। अगर 1 सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है तो ये पॉइंट आपका 1 0 और ये पॉइंट 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1। ओके, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था साइन थीटा। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। वाई बाय आर एंड कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और दो ही हमारे बेसिक फंक्शन है। बाकी जो हमारे फंक्शंस हैं वो तो हमारे डिराइव्ड फंक्शन है। तो साइन थीटा वाई इज ऑर्डिनेट। वाई क्या है यहाँ पर, ऑर्डिनेट है, और एक्स क्या है यहाँ पर, एब्सिस। ठीक है, देखो किसी भी एंगल का अगर हमें साइन फाइंड करना है, मान लो हमें फाइंड करना है साइन 37, ठीक है, साइन 30 फाइंड करना है, ये 30 का एंगल होगा। इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है उसको अगर मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास साइन 210 फाइंड करना है। तो यहाँ पर होगा साइन 210, कहीं पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 210। इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो y कोऑर्डिनेट है उसको अगर आप रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू x बाय r। ठीक है, तो ये बात हमें 10 से ही पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर एंगल पुट करते हैं, फिर वो हमें आउटपुट देते हैं 30 40, हमेशा वो एंगल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। वन बाय वन बात करते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन फंक्शन की बात करते हैं, जो हमारा साइन फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, थीटा 0 to 90, थीटा की जो वैल्यू होगी कहां से कहां होगी, 0 to 90 होगी। ठीक है, क्लियर? अब देखो जो साइन फंक्शन है क्या होता है, y बाय r, रेडियस हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y एक्सिस है, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो sin थीटा y बाय r, इट मींस y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। कोस की बात करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा। अच्छा, x पॉजिटिव, रेडियस भी पॉजिटिव, तो cos थीटा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टेंजेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, टेंजेंट होगा sin थीटा बाय cos थीटा। वो sin पॉजिटिव है फर्स्ट में, cos भी पॉजिटिव है फर्स्ट में, तो टेंजेंट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोसेक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है हमारा, 0 to 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। कोसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रेसिप्रोकल तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड थीटा उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेसिप्रोकल, और कोट थीटा भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट का रेसिप्रोकल या कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय sin थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ठीक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सब बच्चों को। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इन सेकंड
क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक 90 to 180, ठीक है 90 to 180 साइन थीटा के बाद थीटा बिलोंग्स टू 90 to 180 साइन थीटा y बाय r। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, तो हिंदी तो हम हल्की सी बात करी चुके हैं, साइन 180 क्या होता है 90 क्या होता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, y कोऑर्डिनेट सेकंड के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रेडियस भी पॉजिटिव। cos थीटा x बाय r, x इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट लोगे x कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है रेडियस पॉजिटिव है तो cos क्या हो जाएगा नेगेटिव। आगे बात करेंगे, साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव टेंजेंट थीटा। अब आएगा वो समझ, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव। कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सीकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल नेगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। और कोट थीटा भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। कोस बाय साइन टेंजेंट का क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां है 182 to 70, ओके। साइन थीटा साफ साफ दिखाई देना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में y जो कोऑर्डिनेट है जो y एक्सिस है वो नेगेटिव है, साइन थीटा y बाय r अगर रेडियस पॉजिटिव है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। टेंजेंट थीटा नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लिख लोगे सभी। कोसेक नेगेटिव, सेकेंड नेगेटिव, कोस थीटा क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट पे चल गया, ये ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट 272 360 साइन, साइन तो y बाय r, y नेगेटिव रहेगा नेगेटिव। कोस x बाय r, x पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। टेंजेंट साइन थीटा बाय कोस थीटा नेगेटिव, लिख लोगे। कोसेक भी नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव और कोट भी नेगेटिव। अच्छा आपने एक बात और देखी होगी, 10th क्लास में हमने जो वैल्यूज लर्न की थी 0 to 90 जो सभी वैल्यूज पॉजिटिव थी, सभी वैल्यूज क्या थी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएंगी। अभी मैंने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। कैसे, अब साइन के अंदर 0 to 90 कोई भी एंगल डालो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, किसी भी फंक्शन के अंदर 0 to 90 कोई भी एंगल डालोगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। बट अगर साइन के अंदर 90 to 180 भी डालोगे, साइन 135 वो भी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, साइन 130 भी पॉजिटिव ही आएगा, साइन 140 भी पॉजिटिव। बट कोस 120, कोस 120 कोस से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया 120, सेकंड क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव। हाँ जी, याद करने का तरीका है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और पॉजिटिव, साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव। ये एक मेथड हो रहा है ऐड शुगर टू कोक, ऐड शुगर टू, ठीक है, ऐड शुगर टू, ओके। ये आपके याद रखने वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट मान लो साइन 320, साइन 320 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अगर साइन 320 का वैल्यू फाइंड करो, जब हम आगे सीखेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव, क्लियर। आगे बढ़ते हैं,
ये क्लियर? And next, domain and range of T ratio functions. बहुत ही ध्यान से समझना आपका ये टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ टी रेशियो फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, बहुत अच्छे से। डोमेन आप लोग समझ के आए हैं, डोमेन का मीनिंग होता है इनपुट। कोई भी फंक्शन दिया हुआ मुझे, एक मिनट में देख लो, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3। हमारे फंक्शन क्या है इस बार? f(x) इज इक्वल टू sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x, ठीक है। x इज एंगल, हमें एंगल इनपुट देनी है, ठीक है। अब मैं इसको कोई भी इनपुट दूं, क्या दें, कोई भी x की जगह कोई वैल्यू रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे एक आउटपुट मिलेगी, रियल आउटपुट मिलेगी। तो यानी इसको कोई भी इनपुट दी जा सकती है, तो इसकी डोमेन रियल है, ठीक है। डोमेन का क्या मीनिंग है? आपने फंक्शंस पढ़ा भी होगा। डोमेन का क्या मीनिंग है? वो इनपुट जिसको हम जो इंसर्ट करने से हमें एक रियल आउटपुट मिलती है, आप उसको डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको कोई भी इनपुट दो, आपको आउटपुट मिलेगा। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं 2 इनपुट नहीं दे सकता। जैसे ही मैं 2 इनपुट दूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, तो 2 इसकी डोमेन में नहीं है, -2 भी इसकी डोमेन में नहीं। और कोई नंबर दे दो, 3 दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 6, 9 - 4 6/5 ये आउटपुट देगा। बट अगर मैं इसको 2 या -2 इनपुट दे देता हूँ, 2 दे दिया, 5 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अगली बात समझ में। तो डोमेन का क्या मीनिंग है? वो इनपुट जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक रियल आउटपुट आती है, आप उसको डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन, वो वैल्यूज, वो रियल वैल्यूज जो हमें आउटपुट के रूप में मिलती है, आप उसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। आगे बात समझ में। ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन की डोमेन या रेंज रियल नहीं होगी। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, पढ़ दिया हुआ सब आप बच्चों ने, ये तो 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी, इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन है रियल। आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, ये आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? 5 to इनफाइनाइट है। ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव आउटपुट देगा ही। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। या ये वैल्यू x की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है, 0 + 5, तो ये नंबर हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ। अच्छा, तो नॉर्मल फंक्शंस की बात है जो हम पढ़ के आएंगे। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन का मीनिंग वो रियल इनपुट जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक रियल आउटपुट हमें मिलती है, उसको आप बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। एंड रेंज वो रियल आउटपुट जो हमें फंक्शन इनपुट रखने से मिलती है, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। जो आउटपुट मिलती है रेंज, जो इनपुट हम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज डोमेन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम लोग साइन एंड कोस की। ये हम लोगों ने देखा, रेडियस 1 ले लेते हैं, इजी रहेगा। 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1। साइन थीटा एक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। साइन को आप कोई भी इनपुट दो, साइन के अंदर कोई भी एंगल डालो, आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी ही, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पर, हर एंगल पर y कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। साइन को 1 डिग्री दिया, यहाँ पर कोई वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। पूरे सर्कल पर
साइन को 135 दिया, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी एंगल बताओ उसके कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट को रेडियस से डिवाइड करेंगे, रेडियस इज 1, तो y कोऑर्डिनेट को रेडियस से डिवाइड करने पर हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। कहने का मीनिंग कि आप साइन के अंदर कोई भी एंगल डालो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी। तो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या भैया, रियल हो। साइन के अंदर कोई भी एंगल डालो जो भी आपका दिल करे, 360, 400, 900 डाल देंगे मानो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720 एंड 90, 810 एंड 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन साइन फंक्शन के अंदर आप कोई भी एंगल डालो आपको आउटपुट। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया साइन की, रियल, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा, रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ साइन फंक्शन, रेंज ऑफ साइन फंक्शन देखो लिख लेते हैं। एंगल पहले समझो फिर लिखना अच्छे से, एंड आउटपुट। साइन की बात करता हूँ, साइन के अंदर मैंने 0 डाला, साइन 0 0 उधर और क्या है तो यहाँ से देख सकते हैं 0 का एंगल तो y पर। साइन 90 1 होता है, साइन 180 y को 0, साइन 270 -1 होता है, साइन 360 0 होता है, फिर तो वही सेम 360 का ऐसा तो रिपीट होगा। तो आप एक बात ऑब्जर्व करो, हमने साइन के अंदर सभी एंगल डाल दिए 0 to 360, 360 के बाद तो वही है, वही घूम फिर कर वही सेम वैल्यूज आएंगे। जब 0 डाल तो 0, 91 इंक्रीज हुआ है 0 to 90, 180 0, 270 -1 360 0। साइन के अंदर हम लोगों ने सभी एंगल डाल दिए, बट वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं गई और -1 से कम नहीं गई। तो ये जो साइन जो हमें आउटपुट दे रहा है वो कहाँ से कहाँ दे रहा है, सभी का आउटपुट -1 to 1 आ गया। क्या रही है, -1 to 1। ये बात समझ आई। एक बात यहाँ पे सेम पार्ट फिगर से देखते हैं, देखो 0 to 90, ये आप 10th क्लास में पढ़े कि साइन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, 0 पर 0 था, फिर देखो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 to 90 वैल्यू बढ़ती गई और 90 पर 1 हो गई। 90 to 180 साइन की वैल्यू गिरती गई, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट कम होगा तो साइन कम होगा। 180 to 270 फिर वैल्यू गिर गई, सबसे नीचे तक -1, फिर 270 360 इंक्रीज हुई, फिर यही सब ले जाता रहेगा। तो हमने क्या देखा, वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं, -1 से कम नहीं। तो रेंज ऑफ साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ हुई है, -1 से 1। साइन के अंदर आप कुछ भी पुट करो आपको आउटपुट मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस पर साइन सभी फंक्शंस पर सभी वैल्यूज पर डिपेंड है और रेंज हमेशा -1 to 1 आती है। आपको मार्केट में कहीं पर ऐसा लिखा दिखाई दे sin थीटा = 2, तो आप बोल रहे हैं बकवास है, क्योंकि कोई ऐसा थीटा है नहीं, कोई ऐसा एंगल है ही नहीं जो साइन के अंदर पुट करने से 2 वैल्यू मिल जाए। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है sin x = 4, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो साइन के अंदर पुट करने से क्या दे दे, हमें 4 दे दे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, साइन के लिए क्लियर, डोमेन एंड रेंज, आउटपुट -1 to 1 रेंज। कोस की बात करते हैं, कोस x की बात करते हैं। सेम तरीके से आप कोस के अंदर भी कोई भी एंगल रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलने ही वाली है। कैसे, क्योंकि हर एंगल पर x कोऑर्डिनेट तो डिफाइन होगा ही होगा। जैसे मैंने 1 डिग्री का एंगल रखा, यहाँ पर कोई x की वैल्यू है, कोई भी एंगल बनाएंगे तो वहां पर मुझे x कोऑर्डिनेट तो मिलेगा। अच्छा, अगर x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, x को रेडियस से डिवाइड करेंगे, जैसे क्या करेंगे डिवाइड, तो आपको वैल्यू मिलेगी। फिर डोमेन ऑफ फंक्शन रियल है, साइन के अंदर आपको उसके अंदर आप कोई भी एंगल पुट करो आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग रियल आउटपुट मिलेगी। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन यानी कहां से कहां, वही एंगल और आउटपुट को उसके लिए बात करते हैं। कोस 0 1 होता है, कोस 90 डालो तो 0 होता है, कोस 180 -1 होता है, एक्सपोनेंट ले लो यहाँ से।
cos 270 जीरो होता है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और cos 360 जीरो होता है। आगे बढ़ोगे तो वही फिर पैटर्न चलेगा। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, अच्छा cos डिपेंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो cos की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा तो cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि रेडियस तो फिक्स है। ओके, cos 0 1 होता है। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट का क्या बढ़ रहा है, राइट की तरफ जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा। 0 to 90 जब हम जा रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, देखो cos की वैल्यू कम होती है, cos की वैल्यू cos 0 1 होता है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको पता है cos 90 0 जाता है, फिर 90 to 180 डिक्रीज हो रही है, -1 आ गई, अब भी इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है। क्या देखा, cos की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा नहीं हुई और -1 से कम नहीं हुई। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो कर लिया होगा इंटरवल्स आप लोगों ने -1 to 1 तो डिपेंड करेगी -1 भी हो सकती है और 1 भी, उनके बीच की सभी वैल्यूज इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। दो फंक्शंस हो गए हमारे sin x एंड cos x। आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें जब आप ग्राफ बनाएंगे तो भी आपको करेंगे हम लोग, तो भी आपको क्लियर हो जाएगी, काम भी आएंगे वहाँ पर। ये सब बातें जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की डोमेन एंड रेंज की बात करें। टेंजेंट एक्स होता है sin x बाय cos x, क्लियर। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग तो आपको बता देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो टेंजेंट 90 sin 90 बाय cos 90, cos 90 0 होता है, तो टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये टेंजेंट फंक्शन के अंदर अगर हम 90 डालते हैं, एंगल क्या डाल रहे हैं 90, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही, मींस 90 डोमेन में नहीं होगा टेंजेंट की। फर्स्ट थिंग क्लियर हुई, अगर टेंजेंट के अंदर 90 डोमेन का मीनिंग क्या है, वो इनपुट्स जो डालने के कोरस्पॉन्डिंग हमें रियल आउटपुट मिलती है, बट यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिल रही, तो 90 डोमेन में नहीं होगा। अच्छा जी, तो गड़बड़ हो गई है, क्या मीनिंग है 90, तो 270 भी डिफाइन नहीं होगा, cos 270 भी 0 है। आई वाज 450 360 एंड 90 450, cos 450 भी 0 होता है। अगर cos 450 0 है तो टेंजेंट 450 इज इक्वल टू sin 450 डिवाइडेड बाय cos 450, और ये 0 है तो नॉट डिफाइन है। तो ये बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर टेंजेंट डिफाइन नहीं है और वो वैल्यूज टेंजेंट की डोमेन में नहीं आएंगी। ये बात समझ आ गई। तो अच्छा जी, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट सेक्शन में, तो कहने का क्या मीनिंग है, टेंजेंट x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। अच्छा कब डिफाइन होगा, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, इट मींस मैंने लास्ट टाइम बताया था x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, x है जो पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझे बात को, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1, क्योंकि जहां पर x पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल हुआ वहां पर cos क्या हो जाएगा 0, cos 0 हुआ तो टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुई, रियल माइनस 2n + 1 पाई बाय 2, ये हो गई है डोमेन ऑफ फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन की डोमेन रियल माइनस 2n + 1 पाई बाय 2। रेंज ऑफ फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन की जो रेंज है वो रियल, टेंजेंट फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है, रियल। कोई भी वैल्यू ले सकता है, -∞ टू इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, कैसे देखो इसको, टेंजेंट 90 तो डिफाइन नहीं होता, 89.9999, ठीक है, किसके इक्वल होगा, sin 89.9999
89.9999 divided by cos 89.9। ये जो नंबर है sin 89.9, sin 91 होता है तो अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा। और ये जो नंबर है जीरो तो नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब समझ रहे हो, 0.0000 कहीं पर जाकर फिर 1 आएगा। 1 को आप बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए नंबर इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। टेंजेंट 89.9 है, यानी टेंजेंट की वैल्यू जब 90 के आसपास आप कोई भी नंबर डालोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ही बड़े नंबर को अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट के पास चली जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से टेंजेंट -89.99 की अगर आप वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको अप्रोच कर रही होगी अप्रोक्सीमेट माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी। अगर ऐसा है किसी फंक्शन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाती है, इंडिया में आउटपुट मिल रही है, तो उस फंक्शन की जो रेंज है, ये जो आउटपुट है वो क्या दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रियल हो जाएगी, डोमेन रेंज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको यहाँ से कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि अभी हमने बोले तो आप ये सभी बातें आपके ग्राफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बस यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोटेक्स। हाँ जी, सेम तरीके से देखो कोटेक्स क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो कोटेक्स को डिफाइन होने के लिए sin x का 0 नहीं होना चाहिए, sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर sin x 0 कहाँ पे 0 होता है, n पाई पर, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल माइनस n पाई बिलोंग्स टू, कोई भी नंबर डालो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आप नंबर डालेंगे वो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 180, 0, 360, 540 ये नंबर नहीं चलेंगे, 720। ठीक है, अच्छा जी, सेम तरीके से रेंज ऑफ फंक्शन आप लोग देखोगे, जैसे टेंजेंट की थी, कोट की रेंज भी क्या आएगी, रियल आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स ये हमें आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शन इज secant x। secant x क्या होता है, 1/cos x। secant x को डिफाइन करने के लिए cos x 0 नहीं हो सकता, तो cos x अगर 0 नहीं होगा तो x क्या नहीं हो सकता, 2n + 1 π/2 का और मल्टीपल नहीं हो सकता, कोई टेंजेंट वाला सिस्टम। अच्छा जी, secant = 1/cos x। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी secant की, रियल, r इज रियल, माइनस 2n + 1 π/2। कोई दिक्कत नहीं है, रियल होगा फंक्शन, बट जो x है वो 90 का और मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या है हमारा, अच्छा रेंज ऑफ फंक्शन है। सेकंड की रेंज समझिएगा, जो cos की वैल्यू होगी कहां से कहां होगी, -1 to 1। ठीक है, cos की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1, उसकी सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल secant x होगा। ठीक है, थोड़ी सिंपल सी बात है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, secant, यानी कहने का क्या मीनिंग है, -1 to 1 की सभी वैल्यू का रेसिप्रोकल इसकी रेंज होगी। cos की रेंज क्या है, -1 to 1, सेकंड रेंज इसका रेसिप्रोकल, -1 to 1 की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल। अगर आप -1 to 1 की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल देखेंगे तो सिर्फ -1 से 1 के बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी सभी नंबर्स आ जाएंगे। गॉट इट, समझ लो। तो अगर आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास कहां से आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 और साथ में यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी क्या हो गया, -1 to 1 के बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी सभी नंबर्स आपको secant x की रेंज में मिलेंगे। secant x सभी नंबर दे देगा, सभी आउटपुट दे देगा, बट -1 से 1 नहीं दे पाएगा।
देख लो बीच के किसी भी नंबर से रेसिप्रोकल होकर देख लो, -1 to 1 नहीं आएगा, बाकी सभी नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पर सॉरी क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि -1 तो आ ही जाएगा ना, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 1, दोनों जगह क्या जाएंगे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर। लास्ट फंक्शन हमारा है कोसेकेंट x कोसेक x, क्या होता है 1/sin x, sin x 0 नहीं होना चाहिए, मींस sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर sin x 0 नहीं होना चाहिए तो x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल माइनस n पाई, रियल माइनस n पाई। ओके। अच्छा जी, उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन वही सेम तरीके से साइन की सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यूज -1 to 1, -1 to 1 का रेसिप्रोकल, -1 to 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी सभी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्या डोमेन और रेंज समझ आई होगी सभी को। मेनली जो आपको डोमेन रेंज आपको ध्यान रखनी है वो साइन और कोस, फिर उसके बाद टेंजेंट और कोट, और ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कोई, बट साइन कोस और tan की तो आपको टिप्स पर कोई करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा काम होगा। ठीक है, एक बार आप टेबल से देख लेते हैं जल्दी से। फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ जी, साइन जो फंक्शन है साइन, ठीक है, डोमेन क्या है रियल, रेंज क्या है -1 to 1। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। cos थीटा का डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है रियल, रेंज -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट। टेंजेंट जो फंक्शन है डोमेन ऑफ फंक्शन रियल -2n + 1 π/2, cos थीटा 0 होना चाहिए तो π/2 का मल्टीपल होना चाहिए। रेंज क्या है रियल, कोट रियल -n पाई। ठीक है, साइन रियल। हाँ जी, कोसेक थीटा वही साइन 0 होना चाहिए तो रियल -n पाई, रेंज ऑफ फंक्शन -1 to 1 नहीं होगा, -1 to 1 नहीं होगा, बाकी सभी नंबर्स होंगे। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो रियल -1 to 1, रियल -1 to 1, या आप इसका ऐसे लिख सकते हो -∞ to -1 और साथ में 1 to ∞, जैसे आप। लास्ट फंक्शन सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा जो जाएगा r -2n + 1, cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था π/2, और रेंज एज इट इज आएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है, फिर हमें क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। Which of the trigonometric functions are positive for 80 degree, -150 degree, और लास्ट एंगल लिखा है 3π/4 रेडियन। आपको कहना है 80 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, इसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा। तो एक बार जल्दी से दुनिया का सबसे आसान सवाल है। हाँ जी, 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी फंक्शंस पॉजिटिव, -150 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, टेंजेंट का कोट पॉजिटिव 4 -150, 3π/4 रेडियन। हाँ जी, कर देते हैं 3π/4 रेडियन।
तो मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई डिग्री, पाई टू पाई कैंसिल, 45 3 जा 135 मींस सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और अदर आर नेगेटिव, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। If tangent x is equal to minus 1 by root 3, find the quadrant in which x lies. Then find quadrant in which x lies. Quadrant का tangent नेगेटिव है तो x lies in second quadrant और fourth quadrant। x या तो second quadrant में लाई कर सकता है या fourth में लाई कर सकता है, क्योंकि दो ही quadrant है जहाँ पर tangent नेगेटिव होता है। तो वो क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड sin x, find sin x if cos x is equal to 1 by root 2 and x lies in fourth quadrant and x lies in fourth quadrant। करो इसको। Find sin x if cos x is equal to 1 by root 2 and x lies in fourth quadrant। cos x is equal to 1 by root 2 हम लोगों को पता है, x is equal to 45 या पाई बाय 4 होता है, ठीक है। बट उसमें बोल दिया x lies in fourth quadrant, x lies in fourth quadrant। अच्छा, x lies in fourth quadrant, ओके। तो ये fourth quadrant में -45 रहा होगा, fourth quadrant -45, तो -45 का एंगल क्या होता है, लिख लें -45। अरे ऐसा समझ आ गया, cos x is equal to 1 by root 2, x is equal to 45 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -45 रहा। अच्छा, sin x, तो sin -45, ये cos -45 भी 1 by root 2 ही रहा होगा, क्योंकि वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sin -45 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin 45 is equal to -1 by root 2। तो sin x क्या रहा आपका, -1 by root 2 रहा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड cos x, find cos x if sin x is equal to -1 by 2 and x lies in fourth quadrant and x lies in fourth quadrant। अच्छी, sin x -1 by 2, वैसे तो 30 एंगल की बात है, x is equal to 30, x को आप -30 ले लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, -30 एंगल कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। -30 sin -30 -1 by 2 cos -30 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। cos -30 कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 30 कितना होता है, √3 by 2 आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो रिडक्शन जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin x is equal to 12 by 13, if sin x is equal to 12 by 13 and x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, find, हम ये क्वेश्चन देखेंगे secant x plus tangent x, ठीक है, secant x plus tangent x, ये तो हमें पता ही है, sin x अगर 12 by 13 है, sin x क्या है 12 by 13, ठीक है, x lies in second quadrant, तो second side x second quadrant को लाई करते तो sin तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, secant प्लस tangent निकालना है, अच्छा जी, परपेंडिकुलर हाइपो, secant x किसके इक्वल होता है, हाइपो अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगा के 5 आ जाएगा, तो हमें फाइंड करने जाता है, अच्छा टेंजेंट x 12 by 5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाय बेस लगा के, ठीक है, अच्छा x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, और ये भी क्या होगा नेगेटिव, बड़ी सिंपल सी बात है, secant और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आंसर क्या आएगा -13 by 5 -12 by 5 -25 by 5 -5 is your answer। सेम क्वेश्चन है बट आपको बस थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना है, sin x गिवन था, secant x फाइंड किया, tangent x फाइंड किया, क्वाड्रेंट सेकंड बोला है, दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव का सम करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है cot x is equal to 12 by 5, cot x is equal to 12 by 5 and x lies in third quadrant and x lies in third quadrant, find all other trigonometry functions, find all other trigonometry functions, हाँ जी, अगर cot x 12 तो tangent x क्या होगा 5 by 12 होगा, sin x क्या होगा पता ही आप लोगों को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, हाइपो कितना हो गया 13, 5 by 13, बट थर्ड क्वाड्रेंट है, बट क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्या लगा देंगे नेगेटिव लगा देंगे, निकल जाएंगे सभी फंक्शन, cos क्या होगा 12 by 13 बट नेगेटिव लगाएंगे आप लोग, क्योंकि पॉइंट इज थर्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x lies in fourth quadrant and cos x is equal to 5 by 13, देखो क्या बोल रहा है, if x lies in fourth quadrant, यहां से नहीं देते क्वेश्चन, if x lies in fourth quadrant and cos x is equal to 5 by 13, find value of 13 sin x plus 5 secant x plus divided by 5 tangent x plus 6 cos x, ठीक है, cos x गिवन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है, जल्दी से secant x 13 by 5 हो जाएगा, हाँ जी, sin x हो जाएगा मेरे पास 12 by 13, फाइंड करोगे तो अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव होगा, क्लियर, tangent x 12 by 5 फोर्थ क्वाड्रेंट का ये भी क्या होगा, साइन पता है secant का tan cos x -13 by 12, साइन का रेसिप्रोकल, सभी वैल्यूज आप लोग पुट कर देंगे, आपका आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, show that
show that secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4। हाँ जी, मुझे शो करना है secant square x plus cosecant square x greater than equal to 4। हाँ जी, आप एक बात देख लो, 9-10 तक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, 11th में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे am greater than gm नंबर प्लस रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लो। अच्छा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा, और अब 2 भी कब होगा, सिर्फ अगर नंबर 1 है। नंबर क्या है, 1 प्लस रेसिप्रोकल 1 2 है, अदरवाइज 2 से ज्यादा होगा। फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, सेकंड थिंग, नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 से कम होगा या उसके इक्वल होगा इफ x लेस देन 0। अगर x नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 से कम होगा। ये बात आप सकते हैं। अच्छा, मुझे प्रूव करना है secant square plus cosec square greater than equal to 4। यानी secant square x को मैं लिख सकता हूं 1 plus tangent square x, cosec square को 1 plus cot square x। क्या प्रूव करना है, greater than equal to 4। 1 plus 1 2 plus tangent square x plus cot square x greater than equal to 4। 4 minus 2 साइड जाकर 2 हो जाएगा। ये नंबर मुझे 2 या 2 से ज्यादा प्रूव करना है। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो टेंजेंट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, कोट स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नंबर है तो प्लस क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल। अगर ये मेरे पास x है, ये मेरे पास लिखा हुआ है 1/x, नंबर और रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, उसके नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Next question is the equation is 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0 is possible। आपको बताना है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, हाँ जी, क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, cos x में सॉल्व करते हैं। 6 2 z करते हुए लिखा हुआ है 2 cos square x 4 3 फैक्टर प्लस 4 cos x minus 3 cos x minus 6 is equal to 0। 2 cos x कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा cos x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या आ रहा है, cos x प्लस 2 फैक्टराइजेशन 2 cos x माइनस 3। ओके, यहाँ से cos x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ से cos x की वैल्यू आ रही है -3/2। बट हम लोगों ने cos x की रेंज पढ़ी थी। cos x की रेंज क्या थी, -1 to 1। ये तो -2 है, नॉट पॉसिबल। cos x इज इक्वल टू 3/1 1 से ज्यादा है, 3/2, ये भी नॉट पॉसिबल। सो देयर इज नो x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन। कोई x ऐसा नहीं होगा जो x को क्या कर दे, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। इक्वेशन पॉसिबल नहीं। समझ गया बात को? ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया है, 6 secant square, ये भी मुझे ऐसे 6 secant square x minus 5 secant x plus 1 is equal to 0। बताना है पॉसिबल है या नहीं। फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से। 6 secant square x minus 3 secant x minus 2 secant x plus 1 is equal to 0। हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, 3 secant x कॉमन, 2 secant x
-1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, 2 secant x minus 1 is equal to 0, 2 secant x minus 1, 3 secant x minus 1 is equal to 0, और secant x की वैल्यू आ रही है यहाँ से secant x is equal to 1/2 and second वैल्यू आ रही है secant x is equal to 1/3। आई बात समझ में? अच्छा, secant x की वैल्यू हम लोगों ने जब रेंज पढ़ी थी -1 से 1 नहीं होगी, 1/2 को -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो नॉट पॉसिबल। -1 to 1 के बीच में 1/3 में लाई करते हैं, भी नॉट पॉसिबल। तो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। प्रूव दैट टेंजेंट x प्लस कोट x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। टेंजेंट x प्लस कोट x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये लिखा हुआ नंबर प्लस रेसिप्रोकल हमेशा -2 से कम होगा और 2 से ज्यादा होगा, तो नंबर और रेसिप्रोकल का सम कभी भी 3/2 नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, लिखते हैं, आप ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल, इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल, ए एंड बी रियल में बिलोंग करते हैं, प्रूव दैट a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin square x is possible only when a is equal to b। ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो। If AB belongs to real, prove that a plus b का whole square is equal to 4ab sin square x is possible only when a is equal to b। Try करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेम एग्जांपल भी आप लोगों को ऐसा दिया, वो भी आप लोग कर लेंगे। मुझे प्रूव करना है a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin square x इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। ये चीज पॉसिबल है सिर्फ तब जब a और b इक्वल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखते हैं a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab is equal to sin square x। क्लियर? अच्छा जी, a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab is equal to sin x की वैल्यू होती है, हम लोग पढ़ के आए -1 to 1 का स्क्वायर। समझे? sin x की वैल्यू कहाँ से पाऊंगी? -1 to 1। अच्छा, उसका स्क्वायर है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab इज इक्वल टू 0 to 1। आप -1 to 1 के सभी नंबरों का स्क्वायर करो, वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर वैसे डिवीजन पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे ये बात समझ में आई, ये वैल्यू हमेशा 0 to 1 होगी। फर्स्ट थिंग क्या समझ में आया, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, पॉजिटिव होगी तो a plus b का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 4ab भी क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो कंप्लीट वैल्यू देखो ना, कंप्लीट वैल्यू किसके ऊपर है? sin square x के। और sin square x की वैल्यू कहां से कहां होती है? 0 to 1। ऊपर वाली पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर पोर्शन भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या आएगी? पॉजिटिव। 4ab पॉजिटिव हो गया। तो ये जो वैल्यू है 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, ये 0 से ज्यादा है, इसका यूज तो मैंने कर लिया, ये पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट अगर 0 से ज्यादा है तो 4ab भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब
इसकी वजह से लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab लेस देन इक्वल टू 1। उसको साइड मल्टीप्लाई कर दे, पोस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 4ab। हाँ जी करो अपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम है या उसके इक्वल, आप किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम तो हो नहीं सकता, ये भी रियल है, तो a माइनस b का स्क्वायर 0 से कम तो नहीं सकता, क्या हो सकता है 0। और किस नंबर का स्क्वायर 0 होता है, सिर्फ 0 का स्क्वायर 0 होता है। इट मींस a minus b is equal to 0, it implies a is equal to b, hence proof। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना आपको, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन फॉर्मूलाज और फिर जो 360 के बाद बड़े एंगल्स हैं 450, ये सभी एंगल्स हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। रिडक्शन फॉर्मूलाज, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos 90 थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ तक का जो आपका होमवर्क है, यहाँ तक की जो आपकी क्लास है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोग कंप्लीट कर लें। कोई भी डाउट आप मुझे सेंड करें। ओके, बाय।